धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश से आज बड़ी खबर आई। देश के जाने माने और उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी ने ऐलान कर दिया है कि जहां से भी उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी चुनाव लड़ेंगे, 2022 का चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आप लोग जानते ही हैं, और चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, वहीं से वो उनके सामने चुनाव लड़ेंगे। तो इसी के बाद बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और वो राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? बता दें आपको, अमिताभ ठाकुर जी वही आईपीएस हैं जिनको जबरन रिटायर्ड कर दिया गया है योगी सरकार के जरिए, और उन्होंने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती भी दे रखी है। और आए दिन इस सरकार के फैसलों को लेकर या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर वो सवाल उठाते रहते हैं और सरकार की खिंचाई करते रहते हैं। तो उन्हीं से जान लेते हैं कि वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। सर, कहां से और कैसे चुनाव लड़ने का मन में आया? जी देखिए, जो बात मैंने अपने छोटे से वीडियो क्लिपिंग में कही है, कुल मिला के ये मेरा कहना है कि चूंकि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने शासनकाल में कई सारे ऐसे कृत्य किए जो स्पष्टतया अत्याचार की श्रेणी में आएंगे, अनाचार की श्रेणी में आएंगे, विभेदकारी थे, दमनकारी थे। इन स्थितियों में मैंने यह निर्णय लिया कि चूंकि अब मैं जबरिया रिटायर्ड व्यक्ति हूं, मैं एक आम नागरिक के रूप में मुझे चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। राजनीति एक ऐसा पटल है जहां से आप अपनी बात को जनता तक सीधे कह सकते हैं। अतः उस पटल के माध्यम से मैं भी चुनाव लड़के, उस व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़के जो इस सारे गलत के प्रतीक पुरुष थे, शिखर पुरुष थे, जिनके नेतृत्व में सारा गुनाह हुआ, गलतियां हुई, उनके खिलाफ चुनाव लड़के मैं अपनी बातों को सामने रखूं। जनता के सामने बात रखने के लिए आप राजनीति को अपना मंच चुनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनावी मैदान में जाएंगे या किसी राजनीतिक पार्टी के मंच के जरिए आप राजनीतिक अपनी जो पृष्ठभूमि है वो तैयार करेंगे? देखिए, मैंने अपना यह मंतव्य स्पष्ट कर दिया है। मैंने यह निर्णय कर लिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और योगी जी जहां से चुनाव लड़ेंगे वहीं से चुनाव लड़ूंगा। इतनी बात जो मेरे वश में है वो मैंने तय कर ली है। बाकी राजनीतिक दलों की इच्छा है, वो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, वो अगर मुझे योग्य समझते हैं, वो समझते हैं कि मैं इस योग्य हूं कि योगी जी के खिलाफ मैं सक्षमता के साथ ईमानदारी से चुनाव लड़ सकता हूं, वो मुझे बाहर से सहयोग देना चाहें, मुझे अपना प्रत्याशी बनाना चाहें, साझा प्रत्याशी बनाना चाहें, जो कुछ भी चाहे वो उनकी इच्छा पे है। मुझे इसमें निश्चित रूप से मुझे अपना सम्मान समझूंगा, उनका जो भी सहयोग होगा उसे मैं अपना सम्मान समझूंगा। लेकिन इतना निश्चित है जो मेरे वश में है कि मुझे चुनाव लड़ना है और उनके विरुद्ध लड़ना है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी और बहुत स्पष्ट तरीके से आप कह रहे हैं कि भैया अब मेरा काम था लोगों के बीच में अपनी बात रखना, अब लोग तय करें या राजनीतिक पार्टियां तय करें कि उन्हें क्या करना है। यहाँ एक सवाल ये खड़ा हो जाता है सर कि आदित्यनाथ योगी सिर्फ एक नेता नहीं है, वो एक साधु भी हैं। दो इमेज हैं, आप दो इमेज से कैसे टकराएंगे? देखिए, जहां तक उनके मठ का प्रश्न है, उनके मठ के प्रमुख होने का प्रश्न है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है। प्रश्न ये उठ जाता है कि मठ के प्रमुख राजनेता का वेश धर के जो गलत काम कर रहे हैं, यहाँ मठ प्रमुख पे कोई प्रश्न नहीं है, यहाँ उस राजनेता पर प्रश्न है जो उस मठ से शुरू करते हैं, राजनीति शुरू करते हैं, सत्ता पाते हैं और उस सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, सत्ता के माध्यम से अनुचित कार्य कर रहे हैं, समाज में विभाजन कर रहे हैं, गरीबों के साथ अनुचित कार्य किया जा रहा है। यह तो जो राजनेता हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नाम के आगे योगी लगाना आवश्यकता हो जाती है, उन आदित्यनाथ जी के खिलाफ ये लड़ाई है। मठ प्रमुख से जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं हिंदू धर्म का हूँ, मेरी भी आस्था उस मठ के प्रति है और उस जो भी उसके गुरु रहे हैं वह मेरे भी गुरु हैं। इसीलिए जो योगी आदित्यनाथ मठ के प्रमुख हैं उनसे कोई वास्ता नहीं है। जो राजनीतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने गलतियां की हैं और एक प्रकार के गंभीर गुनाह किए हैं, उनके विरुद्ध यह लड़ाई है और उसमें मैं अपनी हिम्मत भर सामने रहूंगा। बहुत बढ़िया बात है, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, लेकिन फिर मैं इसी सवाल को और विस्तार से समझना चाहता हूं। जब आप उनके राजनीतिक व्यक्तित्व पर सवाल उठाएंगे, सत्ता में बैठने पर जो कुछ हुआ उस पर सवाल उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपनी तमाम जो उनकी तरफ तीर आएंगे उसको वो अपने भगवा वस्त्र के पीछे नहीं छिपा लेंगे, अपनी भगवा इमेज के पीछे नहीं छिपा लेंगे? क्या आपको नहीं लगता ऐसा होगा? देखिए, वह क्या करेंगे यह मैं नहीं जानता। मैं यह जानता हूं कि एक राजनेता के रूप में और राजनेता के रूप में भी मुख्यमंत्री के रूप में
जिनको पूरे प्रदेश का एक प्रकार से विश्वास दिया गया, वह जो विश्वासघात उन्होंने किया, उसको लेके जो कुछ मैं कहूंगा, मैं अपनी बात ईमानदारी से कहूंगा। उनको जो कहना हो उसके बारे में वह जाने। बहुत कठिन चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि अमित शाह गए हो यूपी में, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, उन्होंने साफ कर दिया कि चुनाव आदित्यनाथ योगी के चेहरे पे लड़ा जाएगा, और आपने सीधे तौर पर आदित्यनाथ योगी के सामने चुनौती पेश कर दी है। तो बीजेपी तो उनको जिताने के लिए शाम दाम दंड भेद हथकंडा अपनाएगी। क्या आपको लगता है जीत मुमकिन हो पाएगी आपकी? देखिए, यह सभी जानते हैं कि मेरी उनकी लड़ाई जो है वह इक्वल लोगों की लड़ाई नहीं है। वह जैसा आपने खुद कहा, उनके साथ पूरा तंत्र है, शासन है, केंद्र की सरकार है, वो स्वयं शासन में है। केंद्र कितनी बड़ी सरकार है, इतने इतने बड़े बड़े नेता हैं। मैं तनहा आदमी हूं, मेरे पास अभी कोई पार्टी भी नहीं है। इसके बाद भी मैं लड़ूंगा, अपनी बात कहूंगा और जो गलतियां उनको सामने रखूंगा। यदि किसी को लगता है, जनता में किसी को लगता है या लोगों को लगता है कि मैं सही पे हूं, वो मुझे अपना वोट देंगे। उन्हें लगता है मैं उस योग्य नहीं हूं, मुझे तिरस्कृत कर देंगे। मुझे किसी में कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन मैं यदि उठ के सामने आके अपनी बात न बोलूं, उसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब एक दूरदर्शी थोड़ी बात समझना चाहता हूं। अगर आप जैसा एक आईपीएस ऑफिसर जो अपनी पहचान देश ही नहीं पूरी दुनिया के क्षितिज पे रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे मामलों में आपका नाम हमेशा शुमार किया जाता है, जीत जाते हैं और गृह मंत्री आप बन जाएं उत्तर प्रदेश में, तो कानून व्यवस्था तो काफी बेहतर हो जाएगी सर। अगर अगर ऐसा कोई होता है जो बातें आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर मैं किसी पद पे पहुंचता हूं तो बिना लाग लपेट के मैं अपना काम करना चाहूंगा। और मुझे बहुत खुशी होगी यदि मुझे ऐसा शुभ अवसर मिलता है। उस समय देखा जाएगा कि मैं जो बातें कहता हूं उसका वास्तव में मैं पालन करता हूं कि नहीं कहता हूं। आज तो मैं कह रहा हूं, आज मैं किसी सत्ता में नहीं हूं, मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, इसका कोई मायने नहीं है। लेकिन यदि गलती से मैं ऐसी सीट पर बैठ गया, तब मेरी ईमानदारी और बेईमानी सामने आएगी और तब मुझे लोग कहेंगे कि आपने जो कहा था उसमें कितना किया, कितना नहीं किया। आपने भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले पुलिस के अंदर जो मौजूद हैं वो उठाए, और आप देखते रहते हैं पूरे प्रदेश में जहां भी कोई कानून व्यवस्था का मुद्दा होता है आप उसको भी उठाते हैं। अभी कानपुर वाला जो प्रकरण हुआ, वहां पे उस अफसर को मारा गया, जय श्री राम के नारे लगाए गए। आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं जो कानपुर में पुलिस ने किया? जाहिर सी बात है कि उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। वह एक दिखावटी, जिसको कॉस्मेटिक कार्रवाई कहते हैं वो है, उसके बेस में नहीं गया। वो इतना संवेदनशील मामला था, सेंसिटिव मामला था, बहुत अधिक सेंसिटिव मामला था। उसको जिस प्रकार से सतही ढंग से डील किया गया, मैं उससे संतुष्ट नहीं। क्या आपको लगता है अगर ऐसे ही ढुलमुल रवैया अपनाया जाता रहेगा तो चुनाव तक ऐसे बहुत अराजक तत्व निकल के आएंगे और वो पूरे माहौल को सांप्रदायिक करके वोटों के ध्रुवीकरण में अहम भूमिका निभाएंगे, इसलिए सत्ता उनको पाल रही है? देखिए, मेरा मंतव्य है कि ध्रुवीकरण का जो प्रयास किया जा रहा है और ये सरकार कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस चीज के में पीएचडी हैं, डिलीट हैं, वो उस कार्य में उनकी महारत है, भारी महारत है ध्रुवीकरण में। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो ध्रुवीकरण कर पाएंगे, क्योंकि जो उनकी गलतियां हैं वो इस ध्रुवीकरण के तीर पे कई गुना भारी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपने सर अपने इतने व्यस्त टाइम से वक्त निकाला धाकड़ खबर के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।